हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। हम लोगों ने CAS 1 और CAS 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू CAS 3, राइट? रिवाइज्ड इन 2015 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, राइट? तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद हम लोग इसको रीड करेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू पीपल, राइट? सो विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट? सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, जब हम ओवरहेड्स की डेफिनेशन बोलते हैं तो ओवरहेड्स की डेफिनेशन क्या है सर? जितने भी इनडायरेक्ट हमारे खर्चे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स हम लोगों ने यही पढ़ा था। ओवरहेड्स का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी कि ओवरहेड्स वो खर्चे हैं जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सर क्या कुछ आता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास मटेरियल भी है, लेबर भी है और एक्सपेंसेस भी है। तो इसमें तीनों चीजें आएंगी सर, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड्स भी, ठीक? अब जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करते हैं, चलो उस पर बाद में आते हैं। ओवरहेड्स ये तो हुआ सर इनडायरेक्ट कॉस्ट। मेजरली हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरे हमारे पास आते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, राइट? और तीसरे हमारे पास आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किस में? रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जर्नल ओवरहेड्स कर सकते हैं। चलो, तो क्या हुआ सर? अब जो CAS 3 है, CAS 3 किस बारे में बात करता है? वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से होते हैं हमारे पास? प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये फैक्ट्री के ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दोज आर कॉल्ड द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में CAS क्या बोलता है? CAS 3 वो कहता है कि कौन सी आइटम को हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेना है, कौन सी आइटम को हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में नहीं लेना है, उसके बारे में क्लासिफिकेशन करना, उसके बारे में प्रिंसिपल्स डिफाइन करना, सो दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन फॉलोइंग दैट। So that is defined in cost accounting standard 3, that which all expenses are to be classified under the production overheads, how they are to be shown in the cost accounting statements which are to be prepared. So all this is defined in the CAS 3. अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। किस तरह की? वो कहता है कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनती हैं, राइट? कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पहले चीज, अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है, क्या हमारी जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कॉस्ट पार्ट बनती है? सोच के देखो, हम लोगों ने काफी कॉस्ट अकाउंटिंग अब तक पढ़ ली है, पूरा के पूरा सिलेबस हम लोगों ने कर लिया, तो जितनी हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट है क्या वो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनती है? उससे पहले एक चीज समझो, चलो इसको आंसर करने से पहले एक और चीज समझो। वो क्या? कि सर ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये अल्टीमेटली हम लोगों ने एब्जॉर्ब करने हैं इन द फिनिश्ड गुड और ये रिकवर करने हैं अपने कस्टमर से। ये वो पैसा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो पैसा है जो हम लोगों ने फिनिश्ड गुड्स में एब्जॉर्ब करके अपने कस्टमर से रिकवर करना है। अब बताओ, जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे कि फैक्ट्री का जो एरिया था वहां पे आग लग गई, ठीक है, या फिर मशीन खराब हो गई, जो जितने भी एबनॉर्मल ओवरहेड्स हैं क्या वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं? क्या हम वो पैसा अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं करते। नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, right? Not a part of production overheads.
उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है सर नॉर्मल कॉस्ट। अगर मेरी कोई नॉर्मल कॉस्ट है, यस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि वो कॉस्ट जो है वो हम लोग अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एब्जॉर्ब करते हैं। यस, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। थर्ड हमारे पास आया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा कि हम लोग दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को। वन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, द अदर वन इज द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो क्या ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे? क्या हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं उसको अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिखाएंगे? सर दिखाएंगे, यस, only if related to production। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वो फिर पीछे ले जाएंगे हम लोग। ठीक, चलो सर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है सब्सिडी रिसीव्ड। अगर हमें कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है, जैसे कि मैंने कहा मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी, राइट, तो वो सब्सिडी अगर तो मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्या करेगी, बढ़ाएगी या कम करेगी? सर कम करेगी, राइट। टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ओवरहेड्स इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्सिडी मिली है तभी हम उसको अपने प्रोडक्शन ओवरहेड की जो कॉस्ट है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। चलो जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एंड अदर्स। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में मेरे पास कोई स्क्रैप प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस स्क्रैप को मैं बेच के उससे मुझे कुछ पैसा मिल जाता है, तो इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट विल रिड्यूस योर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या होगा? टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करते हैं, कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनेगी। नॉर्मल कॉस्ट जो है, यस इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस ओनली इफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सब्सिडी रिसीव्ड इफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एंड अदर्स, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्लियर है सर इतना पार्ट? जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो हम लोग कहां पे लेके जाते हैं? ये हम लोग डायरेक्टली लेकर जाते हैं सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? अब जब हमने ओवरहेड्स का चैप्टर किया, ओवरहेड्स का चैप्टर जब हम लोगों ने किया तो वहां पर दो चीजें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। वो क्या थी सर? दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो थी हमारे पास एपोर्शनमेंट और दूसरी क्या थी? एब्जॉर्प्शन। स्टेप्स याद है? ठीक है, एलोकेशन, एपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब CAS3 क्या बोलता है? वो कहता है कि एपोर्शनमेंट हम किस बेसिस पे करते हैं? ओवरहेड्स की हम लोग लेते हैं कि रीजनेबल बेसिस ऑफ एलोकेशन, रीजनेबल बेसिस ऑफ एलोकेशन
हम यही करते हैं। मैंने वहां पे आपको रीजनेबल बेसिस भी बताए थे कि रीजनेबल बेस क्या हो सकता है। जब अपोर्शनमेंट करते हैं, जब हमें ओवरहेड्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, सो वी डिवाइड इट ऑन द रीजनेबल बेसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये बोलता है, वो कहता है कि आपके जो भी रीजनेबल बेसिस है आप उसको डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, कि आपने अगर अपोर्शन किया है किसी ओवरहेड्स को, तो आपने किस बेसिस पे उसको अपोर्शन किया है बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स और बिटवीन द वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसको कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, जिसकी कॉस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है, दैट ऑन व्हाट बेसिस यू हैव अपोर्शनड द ओवरहेड्स, राइट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात आती है। एब्जॉर्प्शन में क्या है सर, वेरियस मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने किए थे, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने कर रखे हैं। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमारे पास मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड था, लेबर परसेंटेज मेथड, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, वो सब कुछ किया हम लोगों ने। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि आपको एब्जॉर्प्शन के मेथड्स भी डिस्क्लोज करने हैं जी, यहां पे कि आप किस मेथड से जो ओवरहेड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हो, राइट। सो यू हैव टू डिस्क्लोज द मेथड्स ऑल्सो, और उसको जस्टिफाई करना है। किस तरह से जस्टिफाई कैसे करना है? सपोज करो कि मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे मेथड लगाया लेबर आवर मेथड, लेबर आवर मेथड, लेकिन मेरी जो फैक्ट्री है उसमें लेबर कम काम करती है और मशीन ज्यादा काम करती है, मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है मेरी, तो क्या वहां पर लेबर के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन करना जस्टिफाइबल है? नहीं सर, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोलता है कि आप लोगों को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अगर आपकी मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है और आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो लेबर के बेसिस पे, सो इट इज नॉट अ रीजनेबल बेस। तो इन सब चीजों की हम लोगों को CAS 3 के अकॉर्डिंग क्या करना है? अकॉर्डिंग टू CAS 3 इन सब चीजों का हमारे पास क्या होगा? डिस्क्लोजर होगा। डिस्क्लोजर या तो आप स्टेटमेंट में कर सकते हो, राइट, या तो आप लोग कॉस्ट स्टेटमेंट में कर सकते हो, या फिर एज अ फुटनोट कर सकते हो, या फिर आप लोग एज अ सेपरेट अनेक्स्चर भी कर सकते हो, अनेक्स्चर और नोट्स टू अकाउंट्स जो भी। ठीक, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई। चलो अब हम लोग इसको रीड करते हैं। Introduction. The standard deals with the principles and the methods of classification, measurement and assignment of production or operation overheads for the determination of the cost of the goods produced or the services provided and for the presentation and disclosure in cost statements. देखो, जो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप वाला पार्ट है वो मोर और लेस सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सेम रहता है, ठीक है, सिर्फ नाम बदलते जाओ। चलो, the objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles, in the application of principles and methods for determining the production and operation overheads, कि कौन सा खर्चा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, उसके बारे में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। स्कोप क्या है? This standard shall be applied to the cost statements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of production or operation overheads including those requiring the attestation. चलो सर, उसके बाद एबनॉर्मल कॉस्ट के बारे में बता दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया, असाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट बाय द मींस ऑफ एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट, कि किस बेसिस पे आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे हो, मटेरियल के बेसिस पे, लेबर के बेसिस पे, लेबर आर के बेसिस पे, मशीन आर के बेसिस पे। तो हमारे पास कई तरह के एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग तरह से निकल सकते हैं, यूनिट्स के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट सेंटर हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है सबको पता है। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है सर? इंप्यूटेड कॉस्ट इज नोशनल कॉस्ट, मतलब क्या सर? इसमें एक्चुअल में जेब से खर्चा नहीं होता, नॉट इन्वॉल्विंग द कैश आउटफ्लो, कंप्यूटेड फॉर एनी पर्पज। जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टर की सैलरी, सर डायरेक्टर क्या है? मैं कहता हूं वो मालिक है उस फैक्ट्री का, उसको सैलरी की क्या जरूरत है? सिर्फ खर्चे डालने के लिए हम उसकी सैलरी डाल रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ इंप्यूटेड कॉस्ट और व्हाट वी कॉल इट एज अ नोशनल कॉस्ट, जिसमें एक्चुअल में पैसा आउटफ्लो नहीं होता लेकिन वो हमारा खर्चा है, ठीक है जी।
तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट 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 पढ़ चुके हैं सर, क्योंकि सारा के सारा ओवरहेड्स ही हमारा इनडायरेक्ट है। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, CAS2 में हम लोगों ने पढ़ा, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स के बारे में, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अलग अलग नाम क्या हैं इसके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ऑपरेशन ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वर्क्स ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। किसी भी नाम से बुला लो सर, मीनिंग सेम रहेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन फैक्ट्री, वो सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि जो खर्चे हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं दोस कैन बी वेरिएबल आल्सो, सेमी वेरिएबल आल्सो एंड फिक्स्ड आल्सो, राइट। अब वेरिएबल क्या होता है, सेमी वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। हम लोगों ने CAS1 में भी पढ़ा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अंडर द एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना काम होना चाहिए, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर हम उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्यू डिटरमिन द वेरिएंसेस। फिर हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं, एंड फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ द वेरिएंसेस। वेरिएंसेस आ क्यों रहे हैं, हम लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आया सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट है, राइट। इसके बारे में मैंने काफी कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है सबसे पहले, जो अब हमने समरी पूरी बनाई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स representing the procurement of resources shall be determined at the invoice or the agreed price, including the duties and taxes and other expenditure directly attributable thereto, net of discounts other than cash discount, taxes and the duties refundable or to be credited। क्या मतलब है सर, ध्यान से सुनना। वो कहता जो प्रोडक्शन ऑपरेशन ओवरहेड्स हैं, अगर तो वो किसी भी रिसोर्सेज की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है कि बाहर से हमने कोई ऐसा सामान मंगवाना है, राइट, विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल इन द वन यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। चलो ध्यान से सुनना। ओवरहेड्स वो कहता है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो रिलेटेड टू, अगर वो कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, एंड अदर्स, मटेरियल को छोड़ के अदर। इनडायरेक्ट मटेरियल सर जैसे कि ऑयल हो गया, मशीन को ऑयल हो गया, ठीक है, 1 यूनिट में आइडेंटिफाइबल है, नहीं सर नहीं आइडेंटिफाइबल है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में उसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी उस ओवरहेड की। वो कहता है जितनी उसकी इनवॉइस वैल्यू थी, ठीक है, प्लस अगर एक मिनट, प्लस से पहले माइनस करते हैं हम लोग, माइनस डिस्काउंट, ठीक, नेट इनवॉइस वैल्यू आ गई आपके पास। इसमें जोड़ दो अगर कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब टैक्सेस एंड ड्यूटीज की कहानी सुनो। टैक्सेस एंड ड्यूटीज में हम कहते हैं कि जिस टैक्स का हमें आईटीसी नहीं मिलना, आईटीसी का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे कि जीएसटी में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। वो क्या कहता है, कहता कि अगर कोई टैक्स पे किया लेकिन उसका आप लोगों ने इनपुट रिवर्सल ले लेना है, आईटीसी ले लेना है, तो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ वही टैक्सेस और ड्यूटीज इंक्लूड होंगे जिनका हम लोगों ने आईटीसी क्लेम नहीं करना, जैसे कि ऑक्ट्राई हो गई, ठीक, प्लस अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेबल। तो ये वैल्यू पर हम लोग जो है वो मटेरियल को कंसिडर करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी ओवरहेड्स की रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज,
ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज को मैंने एक सीधा नाम दे दिया इनडायरेक्ट मटेरियल, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, यहां पे स्टार मार्क करके हम लोग लिखते हैं इफ नो आईटीसी अवेलेबल, इफ नो आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, कि हम टैक्सेस को तभी लेंगे अगर आईटीसी नहीं मिलना हम लोगों को। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग लेने वाले हैं, फिर हम लोग टैक्सेस एंड ड्यूटीज, क्योंकि उस केस में क्या होगा, एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से पैसा वापस ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट। ठीक है, जब वो पैसा में वापस आ जाना है तो हमारी कॉस्ट नहीं है। दूसरे केस में क्या होगा सर, फिर अदर के केस में क्या होगा, अदर के केस में होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, राइट, सीधा सा हिसाब, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। समझ में आया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अदर देन दोज रेफर्ड इन द पैराग्राफ 1 शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन देयरविद। जितना एक्चुअल में पैसा पे किया सर वही हो जाएगा। इन केस ऑफ, इसको मार्क करो, इन केस ऑफ मशीनरी स्पेयर फैब्रिकेटेड इंटरनली और अ रिपेयर जॉब कैरिड आउट इंटरनली, वो कहता है कोई मशीनरी का स्पेयर पार्ट था जो हम लोगों ने अंदर ही बना लिया अपनी फैक्ट्री के, तो उस केस में कैसे करेंगे। पहले तो हमने कहा कॉस्ट इनकर्ड, कि बाहर से बाय किया तो जितनी प्राइस पे बाय किया वो ले लिया, लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही उसको फैब्रिकेट कर लिया तो उस केस में हम लोग कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे। इट विल इंक्लूड द कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल, एम्प्लॉय एंड द एक्सपेंसेस। वो कहते हैं कि उस स्पेयर पार्ट को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल लगा, जितनी भी एम्प्लॉय की कॉस्ट लगी और जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस लगे, सबको जोड़कर उस स्पेयर पार्ट की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा काम हम लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर ही करते हैं तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form the part of the production। बात हो गई। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड shall not include imputed cost। कहता खर्चा हुआ नहीं तो क्यों मानोगे उसको, नहीं मानते सर हम लोग। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड वेरिएंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द नॉर्मल रीजंस, अगर कोई नॉर्मल रीजन के कारण है, इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब्सिडी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट, फाइन्स, पेनल्टीज, डैमेजेस एंड सिमिलर लेवीज पेड और पेबल टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और थर्ड पार्टीज। एक सिंपल सी बात बताओ, इनकम टैक्स का केस लगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को कुछ पेनल्टी लग गई, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने उसको पे किया, तो क्या ये 1 लाख रुपए आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट बनना चाहिए? क्या ये पैसा आप लोग अपने कस्टमर से रिकवर करोगे? क्यों करोगे भैया, तुम्हारी गलती थी, तुमने टैक्स कम पे किया, तुम्हें पेनल्टी लगी 1 लाख रुपए की, तो उसमें आपके कस्टमर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है सर। ठीक है, तो आप ये पैसा क्या कस्टमर से रिकवर करोगे? नहीं करोगे। तो क्या ये आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। shall not form the part of your production or operation overheads। चलो जी आगे क्या है, द क्रेडिट और द रिकवरीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन। ये वो हो गया सर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप वाला पॉइंट, ठीक, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 5.9 Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the production or operation overheads shall be made only if it is required by the law or for the compliance with the requirement of the cost accounting standard or as a change would result in the more appropriate presentation of the cost statement। So कहता है change तभी करना इन principles में कि अगर या तो लॉ की रिक्वायरमेंट है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज हो गए उसकी कंप्लायंस है, या फिर आपको लगता है कि उससे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी बेटर हो जाएगी, सिर्फ उस केस में चेंज करना। असाइनमेंट क्या है सर? अपोर्शनमेंट है बेसिकली। व्हाइल असाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड ट्रेसेबिलिटी टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर। ये बेसिकली किस बारे में बात करता है सर? असाइनमेंट का मतलब है अपोर्शनमेंट। वो कहता है कि एक रीजनेबल बेसिस पे अपोर्शनमेंट होनी चाहिए और वो आप लोगों को डिस्क्लोज करनी है। कहता रीजनेबल बेसिस कैसे पता चलेंगे? दो चीजें देखो, कहता कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखो। कॉज इज द प्रोसेस और द एक्टिविटी, और इफेक्ट क्या है? खर्चा। उस एक्टिविटी पे खर्चा हुआ क्यों?
दूसरी चीज, द बेनिफिट्स रिसीव्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी अपोर्शनड टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स, उसका बेनिफिट किसको हुआ उसके हिसाब से उसको अपोर्शन करो। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें और डिस्कशन वाली चीज नहीं है। ओवरहेड्स का पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं सर इतना, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स को किस पे करोगे, चलो एक जनरल रूल बता देता हूं कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वो जो ओवरहेड्स हैं वो यूनिट्स के साथ, वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं क्या वो चेंज होते हैं? नहीं होते सर। तो वो किस बेसिस पे कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक। प्रेजेंटेशन सब कुछ दिखाना है सर प्रॉपरली, कॉस्ट हेड्स में किस किस में गया, मटेरियल एलिमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज पूरी डिटेल्स देनी है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। शैल बी प्रेजेंटेड इन द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो कहता है जो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है तो उसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में प्रॉपरली शो करना है। जब कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करोगे वहां पर उसको शो करना है, और इवन कॉस्ट शीट में भी जहां पर भी आपको लगता है डिस्क्लोजर की जरूरत है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की, वो आप लोगों ने करनी है। डिस्क्लोजर्स क्या है? बेसिस ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन ओवरहेड्स इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन में कोई पैसा खर्चा किया है तो वो भी डिस्क्लोज करो, कि अगर वहां से कोई मटेरियल मंगवाया है, ठीक, तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करना है उसको, इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम और सप्लाइड टू रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। यहां पे उसने कहा कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टीज का क्या मीनिंग है? वो कहता है जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट में एज पर जो भी एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बनती है, ठीक है, वही यहां पर एप्लीकेबल होगी। तो कहता है अलग से दिखाना है कि अगर रिलेटेड पार्टी से आप लोगों ने कुछ सामान खरीदा है या उसको बेचा है, वो अलग से शो करोगे। सब्सिडी कितनी आई वो बताएंगे। क्रेडिट और रिकवरीज, जो रिकवरेबल वैल्यू है स्क्रैप की। एबनॉर्मल कॉस्ट, अनएब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन और ऑपरेशन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें डिस्क्लोज आप लोगों को करनी है, ठीक है जी। डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफाइबल। ऑब्वियसली अगर उस चीज की इंपॉर्टेंस है तभी तो डिस्क्लोज करोगे, ठीक। अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो डिस्क्लोज करने का फायदा नहीं है कोई। डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट और एज द फुटनोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल या अनेक्स्चर। अगर कोई चेंज होता है तो वो आप लोगों ने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अगर उसको क्वांटिफाई कर सकते हो तो आप लोगों ने उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। इफेक्टिव डेट क्या है सर? 1 अप्रैल 2016 इज द इफेक्टिव डेट। समझ में आ गया? तो इसके साथ हमारा CAS 3 हुआ कंप्लीट, राइट। अब इसमें ये चीजें आप लोग जरूर सारे के सारी लिख लेना नोटबुक्स में, जरूरी है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मैं और यहां पर ऐड कर देता हूं, दैट विल हेल्प यू कि आप लोगों के पास एक जगह पर सारे नोट्स होंगे। 1 सेकेंड। इसमें फाइन्स एंड पेनल्टीज, राइट, not a part of production overheads, not a part of production overheads, right। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग अपनी नोटबुक्स में इसका चार्ट्स ये सब बना लेना, ठीक है जी। इसके साथ हमारा जो ये पार्ट है CAS 3 का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन सेंड मी एन ईमेल at ksjteaching@gmail.com। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CAS 4 स्टार्ट करेंगे, राइट। तब तक अपने ये 3 CAS जो हम लोगों ने कर रखे हैं इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, पूरे टिप्स पे होने चाहिए, लिख के देख लो इन लोगों को अच्छी तरह से, पहले 3 CAS को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।